बीरेन ने जब रिया का हालचाल बताने के लिए गुरबचन को फोन किया, तो वो सिद्धार्थ से उनकी बात कराने के लिए उस ओर चल पड़ा था जिधर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। वो बार बार सिद्धार्थ को आवाज भी दे रहा था, लेकिन सिद्धार्थ चुपचाप उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। न तो वो गुरबचन की बातों का कोई जवाब दे रहा था और न ही वो हिल रहा था। सिद्धार्थ के शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया ना होते देखकर गुरबचन घबरा गया था और जब भागते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। सिद्धार्थ बेहोश उसी पेड़ के सहारे टिका हुआ था और उसके नाक से खून निकल रहा था। अरे कोई मेरी मदद करो, ये बेहोश हो गया है, कोई मेरी मदद करो, गुरबचन ने चिल्लाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर वहां काम कर रहे कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वहां पर एक आदमी खाट लेकर आ गया था और उसके बाद गुरबचन उन लोगों की मदद से सिद्धार्थ को खाट पर लाद कर वहां से निकल पड़ा था। वो लोग बीरेन की हवेली पर पहुंच गए थे। सुकृति सिद्धार्थ की ये हालत देखकर घबरा गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी थी। क्या हुआ इसे? सुकृति ने सवाल किया। पता नहीं, पेड़ के नीचे बैठे बैठे बेहोश हो गया था, गुरबचन ने जवाब दिया। सब लोग मिलकर सिद्धार्थ को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ होश में नहीं आ रहा था। वो बार बार सिद्धार्थ को आवाज दे रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ की बॉडी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तभी रांझना वहां पर आ गई थी। उसके हाथों में एक गिलास था जिसमें हरे रंग का कोई लिक्विड भरा हुआ था। वो सबको हटाते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंच गई थी और उसने उस गिलास को सिद्धार्थ के मुंह में लगाकर उलट दिया था। जैसे ही वो लिक्विड थोड़ा सा सिद्धार्थ के मुंह में गया कि सिद्धार्थ उठकर बैठ गया और चिल्लाते हुए बोला, "थू, ये क्या पिला दिया मुझे?" सिद्धार्थ को होश में आया देखकर सब खुश हो गए थे और सिद्धार्थ के सवाल पूछने पर सब रांझना की तरफ देखने लगे थे। क्या था रांझना इसमें? गुरबचन ने रांझना से सवाल किया। इनकी दवा थी, इतना कहकर रांझना वहां से चली गई थी। रांझना के जाने के बाद सब सिद्धार्थ को संदेह भरी निगाहों से देखने लगे थे। वहां मौजूद गुरबचन, सुकृति समेत बाकी सारे लोग इसी बात को जानना चाहते थे कि आखिर रांझना के पास ऐसी कौन सी दवा थी जिसे पीकर सिद्धार्थ ठीक हो गया था। कैसी दवा सिद्धार्थ? सुकृति ने सवाल किया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर चला गया था। उसका ध्यान अभी इस बात पर था कि आखिर वो बैठे बैठे बेहोश क्यों हो गया था और उसने अपने सामने रणधीर को क्यों देखा था। क्या उसके ऊपर कोई आफत आने वाली है? ईटानगर में जब रणधीर ने शक्ति मौली के गले में पड़े लॉकेट को खींचकर निकालने की कोशिश की थी, ठीक उसी वक्त पेड़ के नीचे बैठे बीरेन के फोन का इंतजार कर रहे सिद्धार्थ के आंखों के सामने का नजारा बदल गया था। वो भी बिसलपुर से सीधा मिराग के पास पहुंच गया था और जब वो वहां पहुंचा उसने अपने सामने रणधीर को खड़ा पाया था। उसे मिराग ग्रह जाना पहचाना लग रहा था। वो पहले भी यहाँ आ चुका था जब सिंडिकेट के आदमियों की गोली लगने के बाद सिद्धार्थ की डेथ हो गई थी और आदिशक्ति उससे मिलने आए थे। उस वक्त वो आदिशक्ति के साथ इस ग्रह पर आया था। सिद्धार्थ इससे पहले कि रणधीर से कोई बात करता कि उसके कपड़े अपने आप बदल गए थे और उसके हाथ में तलवार आ गई थी और उसने रणधीर से लॉकेट के बारे में सवाल करके उसके ऊपर तलवार चला दी थी। इधर रणधीर की चीख निकली थी, उधर सिद्धार्थ बेहोश हो गया था। वो शायद मिराग के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए उसके नाक से खून निकल गया था। सिद्धार्थ के दिमाग में बार बार एक शब्द गूंज रहा था, वो था राज्य रक्षक। ये वर्ड उसने पहले गुल्लू के मुंह से, फिर सपने में एक लड़की के मुंह से और आज अपने मुंह से सुना था। जब गुल्लू उसको राज्य रक्षक कहता था तो सिद्धार्थ इस शब्द पर ज्यादा गौर नहीं करता था। उसे जब देवयानी ने राज्य रक्षक कहा तो वो गुल्लू से इस बारे में सवाल करता, लेकिन तभी उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो गुल्लू से इस बारे में बात ही नहीं कर पाया था और भूल गया था। लेकिन आज जब उसने तीसरी बार इस शब्द को सुना तो उसको झटका लग गया था। उसने गुल्लू से इस वर्ड का मतलब जानने के लिए उसे ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन गुल्लू का कुछ भी पता नहीं था। सिद्धार्थ ने जब ध्यान दिया तो उसे समझ में आया कि गुल्लू आज सुबह से ही उसके साथ नहीं था। यहाँ आने के बाद गुल्लू देर तक सोता रहता था या फिर
बीरेन के हवेली के बाहर बने बगीचे में खेलने चला जाता था। इसलिए सिद्धार्थ को लगा था शायद गुल्लू वहीं होगा, लेकिन गुल्लू ना तो हवेली में था और ना ही बगीचे में। उसने ये बात जब गुरबचन और सुकृति को बताई तो वो दोनों भी परेशान हो गए थे। सिद्धार्थ बेहोश कैसे हुआ और रांझना ने उसे कौन सी दवाई दी थी, ये दोनों सवाल पीछे छूट चुके थे। वो सब के सब गुल्लू को तलाश रहे थे। इधर वो लोग गुल्लू को तलाश रहे थे और उधर रिया के घर से निकलने के बाद अधूता उस सोसाइटी में पहुंच चुका था जहां पर रणधीर और टिया का घर था। उसके दिमाग में न जाने क्यों ये बात बार बार घूम कर आ जा रही थी कि हो ना हो रणधीर और टिया को सिद्धार्थ के बारे में जानकारी है, लेकिन वो सिर्फ शक के दायरे में आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो अपना असली रूप दिखाने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो जिन्हें मारने जा रहा है उन्हें सच में सिद्धार्थ की असलियत मालूम है या नहीं। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? ईटानगर की पॉश सोसाइटियों में से एक आनंद विहार सोसाइटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे अधूता को वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने टोका। सिक्योरिटी गार्ड के टोके जाने के बाद अधूता रुक गया था और वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, मुझे रणवीर प्रताप जी से मिलना है। अधूता इस समय हरमन सिंह के रोल में था। रणवीर प्रताप सिंह, उनसे क्या काम है तुम्हें? सिक्योरिटी गार्ड ने सवाल किया। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, अधूता ने जवाब दिया। अपॉइंटमेंट है तुम्हारा उनके साथ? सिक्योरिटी गार्ड ने बेरुखी के साथ अधूता को देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुझे उनके बेटे रणधीर और प्रीतपुरा गांव के लड़के सिद्धार्थ के बारे में उनसे कुछ बात करनी है तो वो जरूर मिलने को कहेंगे, अधूता ने जवाब दिया। चूंकि कुछ दिन पहले ईटानगर पुलिस सिद्धार्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए रणवीर प्रताप के घर आई थी और ये बात अधूता को हरमन की यादों के थ्रू पता चल गई थी, इसलिए उसने जानबूझकर रणधीर का नाम लिया था जिससे रणवीर प्रताप उससे मीटिंग करने के लिए आसानी से मान जाए। आप यहीं रुकिए, मैं बात करके बताता हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने अधूता को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद वहीं बनी एक छोटी सी केबिन के अंदर चला गया था जहां से उसे अधूता का संदेश रणवीर प्रताप के पास पहुंचाना था। इधर अधूता सिद्धार्थ की तलाश में दर-दर भटक रहा था और उधर बिसलपुर गांव में सिद्धार्थ गुल्लू की तलाश में दर-दर भटक रहा था। उसने पूरे गांव में गुल्लू को तलाश लिया था, लेकिन गुल्लू का कुछ पता नहीं चला था। गुल्लू को गायब जानकर सिद्धार्थ का कलेजा मुंह में आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी आधी शक्तियां गुल्लू के ही मदद से एक्टिवेट होती हैं। अगर गुल्लू उसके पास ना रहा तो उसकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति काम नहीं करेगी और फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। गुल्लू कहाँ जा सकता है? वो बिना मुझे बताए कहीं हिलता नहीं था, फिर कहाँ चला गया वो? सिद्धार्थ ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। अपने ऑफिस गए अभिमन्यु को भी गुल्लू के गायब होने की सूचना मिल चुकी थी। बीरेन ने पहले ही उसे बता रखा था कि सिद्धार्थ का पेट गुल्लू उसे जान से भी ज्यादा प्यारा है, इसलिए वो ये खबर सुनते ही अपने घर पहुंच गया था। क्या हुआ, मिला गुल्लू? अभिमन्यु ने आते ही सवाल किया। नहीं, सिद्धार्थ को याद ही नहीं कि उसने आखिरी बार गुल्लू को कब देखा था, सुकृति ने जवाब दिया। कहाँ है सिद्धार्थ? अभिमन्यु ने सवाल किया और उसके सवाल करने के बाद सुकृति ने उस ओर इशारा कर दिया था जिधर सिद्धार्थ सिर झुकाए बैठा हुआ था। हम गुल्लू को ढूंढ लेंगे, अभिमन्यु ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अभिमन्यु के इतना कहते ही सिद्धार्थ फपक कर रो पड़ा था। उसने गुल्लू को अपने बच्चे की तरह पाला था। वो गुल्लू ही था जिसकी वजह से आज वो अपना गांव घर छोड़कर इस अनजान जगह पर रह रहा था। न वो गुल्लू को बचाने के चक्कर में योगेंद्र सिंह के बेटे आरंभ को मारता और न ही उसे आज इतना बुरा दिन देखना पड़ता। सिद्धार्थ अभिमन्यु से चिपटा हुआ था और उसके मन मस्तिष्क में गुल्लू को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। जैसा हाहाकार सिद्धार्थ के मन और दिमाग में गुल्लू को लेकर मचा हुआ था, ठीक वैसा ही हाहाकार इंद्रनगर में भी मचा हुआ था। दामोदर के द्वारा ये बात लीक किए जाने पर कि कुलगुरु विचित्रवीर का शरीर ऊर्जा की कमी की वजह से गलने लगा है। समस्त राज्य की जनता सख्ते में आ गई थी और सबके सब राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए थे और शोर मचा रहे थे।
और युवराज परमदेव उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सारी जनता उनकी बात को अनसुना करते हुए युवराज रुद्रदेव को सामने आने के लिए कह रही थी। युवराज रुद्रदेव के पास भी यह जानकारी पहुंच चुकी थी और वो अपने कक्ष में बैठे किसी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। उनके पास राज्य के प्रधानमंत्री सर्वदमन भी खड़े हुए थे। अब क्या आ गया है युवराज, आप कब तक ऐसी ही सोच में बैठे रहेंगे? प्रधानमंत्री सर्वदमन ने युवराज रुद्रदेव से कहा। किस्मत के ऊपर कितना भरोसा करते हो सर्वदमन? युवराज रुद्रदेव ने प्रधानमंत्री सर्वदमन की ओर देखते हुए कहा, पुरुषार्थ के बाद अगर मैं किसी पर भरोसा करता हूं तो वो किस्मत है युवराज। सर्वदमन ने जवाब दिया। तो आपको क्या लगता है कि इंद्रनगर की किस्मत उसके साथ है या नहीं? युवराज रुद्रदेव ने सर्वदमन से सवाल किया। हमें किस्मत पर नहीं, पुरुषार्थ पर यकीन करना होगा युवराज। आइए, जनता आपसे जवाब मांग रही है। सर्वदमन ने युवराज रुद्रदेव को जवाब देते हुए कहा। अभी युवराज रुद्रदेव और प्रधानमंत्री आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी महारानी विजया देवी वहां आ गई थी। प्रधानमंत्री जी सच कह रहे हैं पुत्र, आपको जनता के सवालों का सामना करना होगा। महारानी विजया देवी ने युवराज रुद्रदेव से कहा। महारानी विजया देवी की बात सुनकर युवराज रुद्रदेव उठकर वहां से राजमहल की बालकनी में आ गए थे। युवराज रुद्रदेव के वहां आने के बाद राज्य के जनता के दिलों में थोड़ी सी राहत आ गई थी। महाराज चंद्रमौली के बाद अगर सबको किसी के ऊपर भरोसा था तो वो युवराज रुद्रदेव थे। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आप सबको कुछ नहीं होने दूंगा। युवराज रुद्रदेव ने जनता को शांत कराते हुए कहा। खुद के जीवन का पता नहीं कि कितनी देर का बचा हुआ है और ये महाशय जनता को बता रहे हैं कि कुछ नहीं होने देंगे। युवराज रुद्रदेव की बात सुनकर वहां खड़े मंत्री दामोदर ने कहा। मंत्री दामोदर की बात सुनकर युवराज रुद्रदेव समेत वहां खड़े सारे लोगों की त्योरियां चढ़ गई थी। यहां तक कि युवराज परमदेव को भी उसके ऊपर गुस्सा आ गया था। इधर इंद्रनगर राज्य में कोलाहल मचा हुआ था और इधर शांत पड़ी आनंद विहार सोसाइटी के गार्ड ने रणवीर प्रताप से कंफर्मेशन ले ली थी और उन्होंने अधूता रूपी मुखिया हरमन सिंह को अंदर भेजने के लिए कह दिया था। उनकी परमिशन पाने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड अधूता को बुलाने के लिए जब बाहर आया तो अपने सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया था। अधूता वहां से गायब था और वो जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां की घास जली हुई थी। आखिर कहां चला गया था अधूता वहां से और कहां गायब हो गया है गुल्लू? क्या गुल्लू के गायब होने के पीछे है अधूता का हाथ या फिर इसकी वजह है कुछ और? और क्या करेंगे युवराज रुद्रदेव अपने राज्य को बचाने के लिए? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।